श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जनवरी है और हम द हिंदू अखबार में छपी कुछ बेहद जरूरी खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। और हाँ, खास तौर पे यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। आज की हमारी चर्चा भारत के लोकतंत्र की उन 4 दरारों पर होगी जहां आजकल कुछ चिंगारियां उठ रही हैं। पहली, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सत्ता का संघर्ष। दूसरी, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे को लेकर बढ़ती तनातनी जी। तीसरी, चुनाव आयोग और वोटरों के बीच भरोसे का सवाल। और चौथी, सरकार और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच अधिकारों की लड़ाई। ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं, लेकिन ये एक ही कहानी कहती हैं, सत्ता के संतुलन का संघर्ष। और हाँ, इससे पहले कि हम शुरू करें, आज के अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपके लिए एक मैप का सवाल भी है। चागोस आइलैंड्स, ये हाल ही में खबरों में था। अच्छा। आपको बस कमेंट्स में ये बताना है कि ये द्वीप समूह यानी आर्किपेलागो किस महासागर में स्थित है। जवाब जरूर दीजिएगा, लिखने से चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। हाल ही में केरल और तमिलनाडु की विधानसभाओं में एक अभूतपूर्व संवैधानिक ड्रामा देखने को मिला। जी। दोनों राज्यों के राज्यपालों ने राज्य सरकार के बनाए पॉलिसी एड्रेस को पढ़ने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। ये टकराव बार बार हो क्यों रहा है? और एक सवाल मन में आता है, अगर राज्यपाल को कैबिनेट का लिखा हर शब्द पढ़ना ही है, तो फिर इस पद का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है? देखिए, यही तो इस पद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। संविधान का आर्टिकल 176 ये कहता है कि राज्यपाल को हर चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र में विधानसभा को संबोधित करना होगा। ये भाषण असल में उस साल के लिए चुनी हुई सरकार की नीतियों और योजनाओं का एक खाका होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है यानी परंपरा, वो यही है कि राज्यपाल कैबिनेट का तैयार किया भाषण ही पढ़ते हैं। पर ऐसा क्यों? ये परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि सत्ता का केंद्र जनता के प्रतिनिधि मतलब मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास रहे, न कि केंद्र द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास। लेकिन इस बार केरल और तमिलनाडु में जो हुआ वो इस परंपरा से बिल्कुल अलग था। केरल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सरकार के भाषण से कुछ हिस्से ही बदल दिए। हाँ, खास तौर पर वो हिस्से जिनमें केंद्र सरकार की आलोचना थी। बिल्कुल। और इसके जवाब में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी तुरंत साफ कर दिया कि विधानसभा के रिकॉर्ड में सरकार का बनाया मूल भाषण ही जाएगा, राज्यपाल का बदला हुआ वर्जन नहीं। और तमिलनाडु में तो स्थिति और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो गई। वहाँ क्या हुआ? वहाँ राज्यपाल RN रवि ने भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। अच्छा। जी, उन्होंने कहा कि इसमें कई निराधार दावे हैं और वो सदन से वॉकआउट कर गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एक प्रस्ताव पास करवाया कि सदन के रिकॉर्ड पर सिर्फ सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण ही रखा जाएगा। मतलब सदन के अंदर एक तरह का सियासी और संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया। ये घटनाएं सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रेस टेस्ट है ना? या बुनियादी सवाल यह है कि क्या केंद्र द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति राज्य की चुनी हुई सरकार की आवाज को इस तरह रोक सकता है? बिल्कुल। और यहीं पर राज्यपाल की जो ड्यूअल रोल है वो सामने आती है। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी हैं और केंद्र के प्रतिनिधि भी। जब ये दोनों भूमिकाएं टकराती हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, सरकारिया कमीशन जैसी कई समितियों ने पहले भी राज्यपाल के पद के राजनीतिकरण पर चिंता जताई है। सही बात है। पर आज भी ये केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल ने केरल में भाषण का जो हिस्सा हटाया वो सीधे तौर पर पैसे से जुड़ा था। तो चलिए इस सियासी टकराव के पीछे की असली जड़ यानी फिस्कल फेडरलिज्म को समझते हैं। आखिर ये पैसों का झगड़ा है क्या? फिस्कल फेडरलिज्म को अगर आसान भाषा में समझें तो ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा है। ओके। मतलब टैक्स कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा और फिर उस पैसे का बंटवारा कैसे होगा, ये हमारे संघवाद की नींव है। और केरल सरकार के भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट, संवैधानिक अधिकार। जी, उनका कहना है कि टैक्स में राज्यों का हिस्सा और वित्त आयोग से मिलने वाला अनुदान कोई खैरात नहीं बल्कि उनका संवैधानिक हक है। और तमिलनाडु के भाषण में तो बाकायदा एक चार्जशीट जैसी है। उसमें कॉन्क्रीट आरोप हैं कि केंद्र सरकार जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड और मंजूरी नहीं दे रही।
हाँ, और चक्रवातों से हुए नुकसान के लिए जो राहत राशि मिली वो भी बहुत कम थी। मिचोंग और फंगवाल चक्रवात। जी, और उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं, जैसे समग्र शिक्षा के लिए लगभग 3,500 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा का फंड 1.5 साल से अटका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग सेसेस और सरचार्जेस को लेकर है। राज्यों की शिकायत है कि केंद्र सरकार इन तरीकों से बहुत सारा राजस्व इकट्ठा करती है, जिसे राज्यों के साथ साझा करना जरूरी नहीं होता। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे, ये सेसेस और सरचार्जेस का पूरा खेल क्या है? जरूर, इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार एक बड़ी गुल्लक में टैक्स जमा करती है, जिसे डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कहते हैं। ठीक है। फाइनेंस कमीशन तय करता है कि इस गुल्लक का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा, जो अभी करीब 41% है। ओके। लेकिन सेसेस और सरचार्जेस एक अलग छोटी गुल्लक की तरह हैं। ये किसी खास मकसद के लिए लगाए जाते हैं, जैसे स्वच्छ भारत सेस। इस छोटे गुल्लक का सारा पैसा केंद्र अपने पास रख लेता है, वो इसे राज्यों के साथ साझा नहीं करता। और राज्यों का आरोप है कि केंद्र अब बड़ी गुल्लक की जगह इस छोटी वाली गुल्लक में ज्यादा पैसा डाल रहा है, जिससे राज्यों का कुल हिस्सा कम हो जाता है। बिल्कुल। ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को दरकिनार करने का एक तरीका बन गया है। तो ये सिर्फ फंड्स की कमी का मामला नहीं है, बल्कि राज्यों को लगता है कि उनकी वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और यही वो सवाल है जो यूपीएससी मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वित्तीय संसाधनों पर केंद्र का बढ़ता नियंत्रण कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है? ये दिखाता है कि राज्यपाल का अभिभाषण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राज्यों के लिए अपनी वित्तीय चिंताओं को आवाज देने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। तो हमने देखा संस्थानों में टकराव है, पैसों को लेकर टकराव है, और अब बात करते हैं उस टकराव की जो लोकतंत्र की बुनियाद यानी मतदाता सूची को लेकर हो रहा है। पश्चिम बंगाल से खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक प्रक्रिया को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जी, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो ये क्या मामला है? जी, हम बात कर रहे हैं एसआईआर की, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। ये असल में वोटर लिस्ट की साफ सफाई का एक अभियान है। साफ सफाई? हाँ, सोचिए, सालों से लिस्ट में ऐसे नाम पड़े हैं जो या तो किसी और शहर चले गए हैं, या जिनका देहांत हो गया है, या फिर एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह है। तो चुनाव आयोग का इरादा है कि चुनाव से पहले इस लिस्ट को एकदम क्लीन कर दिया जाए। इरादा तो बहुत अच्छा लगता है, फिर विवाद क्यों हो रहा है? मुश्किल तब होती है जब इस सफाई में असली वोटरों के नाम भी बाहर हो जाते हैं। अच्छा। और यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को तनाव और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि बड़ी संख्या में असली मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उन्हें अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे लोगों में घबराहट और गुस्सा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु से भी कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी, वहां एक विश्लेषण में पाया गया कि कई बूथों पर 2024 में वोट डालने वाले लोगों की संख्या और एसआईआर में हटाए गए नामों की संख्या को अगर जोड़ दें तो वो कुल रजिस्टर्ड वोटरों से ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम भी हटाए गए जिन्होंने हाल ही में वोट डाला था। तभी तो तृणमूल कांग्रेस इसे मजाक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जगह सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग कह रही है। हाँ, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल दुविधा को समझना जरूरी है। ईसीआई का कहना है कि उसे संविधान के आर्टिकल 324 से एक शुद्ध मतदाता सूची बनाने की पूरी शक्ति मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिद्धांत है, जो हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। तो टकराव ईसीआई के नेक इरादे और उसे लागू करने के तरीके के बीच है। प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। जी, अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम गलती से कट जाता है तो ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर चोट है। और जब लोगों का भरोसा प्रक्रिया से उठता है तो वो कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, जैसा पश्चिम बंगाल में बीडीओ कार्यालयों पर हुए हमलों से पता चलता है। ये बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास का भी है। चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता इसी बात पर टिकी है कि उसकी हर प्रक्रिया न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। सत्ता, अधिकार और नियमन के बीच संतुलन का यही धागा हमें अपनी आज की आखिरी खबर तक ले जाता है, जो न्यायपालिका से आ रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसों की मान्यता को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। जी, तो इसका क्या मतलब है? हाई कोर्ट ने श्रावस्ती जिले में प्रशासन द्वारा सील किए गए एक मदरसे को फिर से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट का तर्क बहुत सीधा और स्पष्ट है। क्या कहा है कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक शिक्षण संस्थान को राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मान्यता न होने पर किसी संस्थान पर ताला लगाने की इजाजत दे। लेकिन इस फैसले में कुछ और भी बारीकियां हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, और यहीं पर अदालत का संतुलन साधने वाला काम दिखता है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि इस तरह के गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को राज्य सरकार से कोई फंड नहीं मिलेगा। अच्छा। उसके छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्हें राज्य सरकार से मिलने वाले दूसरे लाभ जैसे स्कॉलरशिप वगैरह वो भी नहीं मिलेंगे। तो अदालत ने एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी है। बिल्कुल, उन्होंने संस्थान के अस्तित्व के अधिकार को राज्य से लाभ पाने के अधिकार से अलग कर दिया है। तो ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव के एक्शन पर न्यायपालिका का एक चेक है। बिल्कुल, ये जुडिशियल ओवरसाइट का एक क्लासिक उदाहरण है। ये मामला संविधान के आर्टिकल 30 से जुड़ता है, जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अदालत का ये फैसला दिखाता है कि सरकार रेगुलेशन के नाम पर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो आज हमने सत्ता के संतुलन से जुड़े 4 अलग-अलग मैदानों को देखा। राज्यपाल और विधानसभा के बीच संवैधानिक टकराव, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय खींचतान, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठता भरोसा और कार्यपालिका की शक्ति पर न्यायपालिका का अंकुश। आज हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशंस के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और जीएस पेपर 2 के लिए इसका असली महत्व क्या है। बिल्कुल। आज हम 3 ऐसी कहानियों को जोड़ेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे ताकत और भूगोल के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, पैक्स सिलिका। सुनने में बड़ा भारी भरकम नाम लगता है, पैक्स रोमाना की तरह। ये है क्या आखिर? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इसका नाम लैटिन शब्द पैक्स यानी शांति और सिलिका जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, उससे मिलकर बना है। अच्छा। असल में ये 12 दिसंबर 2025 को अमेरिका द्वारा बुलाई गई एक शिखर वार्ता, एक समिट है। और इसका मकसद? इसका मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए जो जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। ये एक नए तकनीकी गुट की नींव है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसकी जरूरत अचानक अभी क्यों पड़ गई? What was the trigger? देखिए, इसका सीधा और साफ जवाब है चीन। चीन का बढ़ता दबदबा। बिल्कुल, चीन का बढ़ता दबदबा और उसका अपनी ताकत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। आज चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। हाँ, ये तो है। और वो इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों के लिए कर रहा है, जैसे अमेरिका पर टैरिफ के जवाब में REEs का निर्यात रोक देना। भारत को भी तो इसका सामना करना पड़ा था, है ना? हाँ बिल्कुल। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट के आयात पर यह शर्त लगा दी कि उनका इस्तेमाल रक्षा मकसद के लिए नहीं होगा। तो पैक्स सिलिका का मकसद ऐसी ही कोर्सिव डिपेंडेंसीज मतलब जबरदस्ती की निर्भरता को कम करना है। तो ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल नेटो बनाने की कोशिश है। बस दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि सप्लाई चेन का टूटना है। एक तरह से कह सकते हैं, बस यहाँ मिलिट्री सिक्योरिटी की जगह इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी पर जोर है। तो इस क्लब में है कौन-कौन और सबसे जरूरी सवाल, भारत कहाँ है? हमें तो शुरू में बुलाया नहीं गया था। इसके सदस्य हैं टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेज, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स। साथ में ऑस्ट्रेलिया है जो लिथियम का बड़ा निर्यातक है। फिर सिंगापुर, इजराइल, यूके और निवेश के लिए कतर और UAE जैसे देश हैं। और भारत? हाँ, ये सही है कि भारत को पहली बैठक में नहीं बुलाया गया था, लेकिन भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत हैं सर्जियो गो, उन्होंने साफ कहा है कि भारत को जल्द ही शामिल होने के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो लेट्स अनपैक दिस फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। ये तो सीधा मेंस का सवाल लग रहा है। Critically analyze the opportunities and challenges for India in joining the Pax Silica initiative. Exactly. GS पेपर 2 के लिए ये एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। फायदे बिल्कुल साफ है। पहला,
भारत को अपना सेमीकंडक्टर और एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए तकनीक, निवेश और बाजार मिलेगा। दूसरा, तकनीकी शक्तियों के साथ हमारा सहयोग बढ़ेगा। और हमारे पास जो ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स पूल है उसका भी फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं। भारत इसमें शामिल होने वाला पहला विकासशील देश और पहला नॉन अलाई देश होगा। इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्ता की नीति पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम अमेरिका के तकनीकी गुट का हिस्सा बनकर रूस जैसे अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंध संतुलित रख पाएंगे? और हमें अपनी घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए भी सोचना होगा। तो एक तरफ पैक्स सिलिका के जरिए अमेरिका नियमों पर आधारित एक नया गुट बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका खुद ही पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रख रहा है। और यहीं से बात आती है डोनड्रो डॉक्ट्रिन की। ये क्या है? ये शब्द 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक एक्शन के बाद सामने आया। हुआ ये कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक बहुत तेज ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का अपहरण कर लिया। क्या? उन्हें किडनैप कर लिया। हाँ, उन्हें और उनकी पत्नी को अमेरिका ले आए। ये 1823 के मोनरो डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही आक्रामक और पर्सनल वर्जन है, जो किसी भी देश की संप्रभुता को नहीं मानता। ये तो बहुत बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर, संप्रभुता, इन सब का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था का अंत हो चुका है? क्या दुनिया अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले दवर में जा रही है? ऐसा ही लगता है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अमेरिका की नवंबर 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इसके संकेत थे। अच्छा। जिसमें दुश्मन शासनों यानी रोग रेजीम्स के खिलाफ सीधी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसका सबसे खतरनाक असर यह है कि इससे चीन और रूस जैसी शक्तियों को भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में, जैसे ताइवान या यूक्रेन, बिल्कुल जैसे ताइवान पर चीन का दावा, वहां इसी तरह के कदम उठाने का एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है। इस स्थिति का भारत पर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ ट्रंप प्रशासन भारत के रूस से तेल खरीदने की आलोचना कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फिर से सहयोगी बनाकर हथियार दे रहा है। ये तो बहुत अनिश्चितता वाली बात है। यही जीएस पेपर 2 का वो क्लासिक विषय है, विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव। ये स्थिति भारत को अपनी विदेश नीति पर फिर से सोचने को मजबूर करती है। मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हमारी पुरानी परिभाषा अब काम नहीं करेगी? शायद नहीं। अब स्वायत्ता का मतलब सबसे दूरी बनाना नहीं, बल्कि हर मुद्दे पर अलग अलग देशों के साथ छोटे छोटे फ्लेक्सिबल गठबंधन बनाना है। ये एक लगातार चलने वाली कूटनीतिक शतरंज की बिसात है। और ये अप्रत्याशित शतरंज की बिसात हमारे समुद्री पड़ोस में भी बिछाई जा रही है। इसी से हम अपने आज के आखिरी विषय पर आते हैं, चैगोस आइलैंड्स विवाद। इसमें अब नया क्या मोड़ आया है? पहले इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी कहानी काफी लंबी है। जरूर। 1960 के दशक में जब ब्रिटेन मॉरिशस को आज़ादी दे रहा था, तो उसने चालाकी से चैगोस आइलैंड्स को अलग करके अपने कब्जे में रख लिया। वहां के जो मूल निवासी थे चैगोशियंस, उन्हें जबरन हटा दिया गया और डिएगो गार्सिया द्वीप पर एक बहुत बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी तो इसे गैरकानूनी माना है। हाँ, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इसे गैरकानूनी माना है। तो हाल ही में मई 2025 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। अच्छा, क्या हुआ? ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए द्वीपों की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। और अमेरिकी बेस का क्या हुआ? समझौते के तहत अमेरिकी बेस को 99 साल की लंबी लीज पर सुरक्षित कर दिया गया था। उस समय के अमेरिकी प्रशासन ने भी इस डील का स्वागत किया था। तो फिर तो मामला सुलझ गया था। फिर राष्ट्रपति ट्रंप अचानक इस सौदे के खिलाफ क्यों हो गए? ये तो पूरा यू टर्न है। एग्जैक्टली, ये एक चौंकाने वाला यू टर्न है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस सौदे को मूर्खता यानी स्ट्यूपिडिटी और कमजोरी यानी वीकनेस बताया। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और रूस इसे देख रहे होंगे। हाँ, उन्होंने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस ने कमजोरी के इस काम को देखा होगा। अमेरिकी प्रशासन के इस बदलते रुख ने पूरे मामले को फिर से उलझा दिया है। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? ये मामला हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे समुद्री आंगन, अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ मैरीटाइम बैकयार्ड यानी हिंद महासागर क्षेत्र में हो रहा है। इंडियन ओशन रीजन। जी, डिएगो गार्सिया बेस की स्थिरता और इस क्षेत्र की भू राजनीति भारत की सुरक्षा और उसके सागर विजन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम हिंद महासागर में बढ़ती महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो चीन जैसी शक्तियां उसे भरने की कोशिश करेंगी।
और एक स्थिर नियमों पर आधारित हिंद महासागर हमारे स्ट्रेटेजिक हितों के लिए जरूरी है। एकदम सही। तो आज हमने 3 बड़े मुद्दों को समझा। पैक्स सिलिका, जो तकनीक के इर्द गिर्द एक नया भू राजनीतिक गुट है, डॉनरो डॉक्ट्रिन, जो एक अराजक विश्व व्यवस्था का संकेत दे रहा है, और चगोस आइलैंड्स विवाद, जो हिंद महासागर में महाशक्तियों के बढ़ते टकराव को दिखाता है। तीनों ही मामले एक ही कहानी कहते हैं, पुरानी दुनिया के नियम बदल रहे हैं। हमारे पास 3 विषय हैं। पहला, हम वैश्विक स्तर पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज के बढ़ते चलन की और उसके कारण तांबे यानी कॉपर पर आने वाले एक बड़े संकट की। और फिर इस ग्लोबल पिक्चर से हम आएंगे एक शहर की कहानी पर। दूसरा विषय दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए एमसीडी के एक बड़े प्लान से जुड़ा है। ये दिखाता है कि बड़ी समस्याओं के हल अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। सही बात है। और आखिर में हम अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के एक बड़े संकेत को समझेंगे। महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में जो जबरदस्त तेजी आई है, उसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे। तो चलिए इन विषयों की गहराइयों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो ग्रीन फ्यूचर की बात तो करता है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। हम सब ईवीज को भविष्य मान रहे हैं। फेम इंडिया जैसी स्कीम्स के जरिए सरकार भी इसे जोर शोर से बढ़ावा दे रही है, पर क्या हमने इसके लिए जरूरी संसाधनों के बारे में सोचा है? हमारे एक सोर्स का शीर्षक है द ईवी बूम इज एक्सेलरेटिंग अ कॉपर क्रंच। यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये क्लासिक मामला है जहां एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है। यह समझना जरूरी है कि ईवी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है, बल्कि ये संसाधनों पर, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और यूपीएससी GS3 में ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे विषयों से इसका सीधा संबंध है। ओके, तो इस कॉपर क्रंच की असली जड़ क्या है? मतलब तांबा ईवीज के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, एक औसत इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी के मुकाबले आप मानिए 4 से 5 गुना ज्यादा तांबा लगता है। 4 से 5 गुना? जी हाँ, ये तांबा ईवी के हर हिस्से में है। बैटरी में, मोटर की वाइंडिंग में, पूरी वायरिंग में, और यहाँ तक कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी। तो सीधा सा गणित है, जैसे जैसे ईवी की बिक्री बढ़ेगी, तांबे की मांग आसमान छुएगी। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। हमारे सूत्रों में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2015 से 2025 के बीच वैश्विक ईवी बिक्री 5.5 लाख गाड़ियों से बढ़कर लगभग 2 करोड़ तक पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उछाल है। और इस उछाल का सीधा असर तांबे की खपत पर दिखता है। इसी दौरान ईवीज में तांबे की खपत 27,500 टन से बढ़कर 12.8 लाख टन तक पहुंच गई। सोचने वाली बात यह है कि 2016 से 2024 के बीच तांबे की मांग ईवी बिक्री के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम न सिर्फ ज्यादा ईवीज बना रहे हैं, बल्कि हर ईवी में पहले से ज्यादा तांबा भी इस्तेमाल हो रहा है, शायद बेहतर बैटरी या ज्यादा शक्तिशाली मोटर्स की वजह से। यहाँ पर बात वाकई चिंताजनक हो जाती है। हम मांग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया के पास इतनी सप्लाई है? सूत्र बताते हैं कि 2026 तक एक स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट यानी सप्लाई में एक ढांचागत कमी आने की आशंका है। हाँ, और यही इस समस्या का केंद्र है। मांग तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई बढ़ाने में बहुत समय लगता है। एक नई तांबे की खदान को विकसित करने और उससे उत्पादन शुरू करने में आप मानिए 10 से 15 साल लग जाते हैं। 10 से 15 साल? जी, और ऊपर से जो पुरानी खदानें हैं उनमें अयस्क यानी और की गुणवत्ता भी घट रही है। एक अनुमान के मुताबिक ये कमी 2030 तक 80 लाख टन तक पहुंच सकती है। 80 लाख टन? इसे समझने के लिए कोई तुलना दे सकती है? मतलब ये कितना होता है? ये इतना बड़ा गैप है जितना दुनिया की 10 सबसे बड़ी तांबे की खदानें मिलकर एक साल में उत्पादन करती हैं। वाह! तो सोचिए, हमें इस मांग को पूरा करने के लिए अगले कुछ सालों में 10 नई विशालकाय खदानें ढूंढनी और चलानी होंगी, जो कि लगभग असंभव है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने आलीशान एक्सप्रेसवे तो बना दिए, लेकिन उन पर चलाने के लिए गाड़ियों में टायर ही नहीं है। वाह! इसका एक भू राजनीतिक पहलू भी है, जो GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर चीन की भूमिका बहुत बड़ी दिख रही है। हाँ, और इसका भू राजनीतिक पहलू जितना सोचा जाता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
ईवी से जुड़ी वैश्विक तांबे की खपत का लगभग 60% हिस्सा अकेले चीन में है। 60%? लेकिन कहानी सिर्फ खपत की नहीं है। वैश्विक बैटरी सेल उत्पादन का 70% से ज्यादा चीन के नियंत्रण में है और तांबे को अयस्क से निकालकर इस्तेमाल करने लायक बनाने की जो रिफाइनिंग क्षमता है, उसमें भी चीन का ही दबदबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन सिर्फ सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, बल्कि वो पूरी सप्लाई चेन पर एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है। बिल्कुल। ये चीन को तांबे की कीमतों और सप्लाई चेन पर एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त या स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है। वो जब चाहे बाजार को प्रभावित कर सकता है। और इसकी तुलना में भारत कहाँ खड़ा है? इसकी तुलना में 2025 तक भारत की ईवी संबंधित तांबे की मांग सिर्फ 7,200 टन रहने का अनुमान है, जबकि चीन की 7,80,000 टन होगी। हम इस रेस में अभी बहुत पीछे हैं। यह भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम फेम इंडिया यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी योजनाओं के साथ एक ईवी हब बनने का सपना देख रहे हैं, पर क्या हमारी संसाधन रणनीति उस सपने के साथ मेल खाती है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस संकट से निपटने के लिए हमारे सूत्र 3 रास्ते सुझाते हैं। पहला, तांबे की सप्लाई बढ़ाना, जिसमें नई खदानों की खोज और निवेश शामिल है। दूसरा, रिसाइकलिंग को तेजी से अपनाना। और तीसरा, मटेरियल इनोवेशन पर जोर देना, यानी तांबे के विकल्प ढूंढना, जैसे एल्यूमिनियम। लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता भारत के लिए सबसे ज्यादा व्यवहारिक है? नई खदानें खोलने में तो सालों लग जाते हैं। सही बात है। और रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ भी उतना मजबूत नहीं है। तो क्या हम सिर्फ इनोवेशन पर निर्भर रह सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा बिंदु है। तीनों ही मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। हमें अपनी घरेलू खोज क्षमताओं को बढ़ाना होगा, साथ ही अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मिनरल पार्टनरशिप्स बनाने होंगे। रिसाइकलिंग को एक संगठित उद्योग बनाना होगा, जिसे अर्बन माइनिंग भी कहते हैं। अर्बन माइनिंग? जी। और IITs जैसे संस्थानों को मटेरियल साइंस में रिसर्च के लिए प्रोत्साहन देना होगा। हमारा पूरा हरित भविष्य एक ऐसे मटेरियल पर टिका है जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। ये सिर्फ एक सप्लाई की कमी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। तो एक तरफ वैश्विक सप्लाई चेन और भू राजनीति की इतनी बड़ी जटिल समस्या है। अब इसके बिल्कुल विपरीत एक हाइपर लोकल समस्या और उसके जमीनी समाधान पर चलते हैं। दिल्ली का प्रदूषण हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन अक्सर हम पराली या गाड़ियों के धुएं जैसे बड़े कारणों पर ही ध्यान देते हैं। MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली अब एक बहुत ही जमीनी स्तर के समाधान पर काम कर रही है, टूटी सड़कों की मरम्मत। ये मामला देखने में छोटा लगता है, पर इसमें अर्बन गवर्नेंस, जो GS1 का हिस्सा है, और एनवायरमेंट पोल्यूशन, GS3, इसके कई महत्वपूर्ण पहलू छुपे हैं। ये एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली समस्या के लिए एक बॉटम अप यानी जमीनी स्तर से जुड़ा नजरिया दिखाता है। तो ये प्लान है क्या? MCD असल में कर क्या रही है? MCD ने मुख्यमंत्री विकास निधि के तहत दिल्ली में लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य है टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकना। ये वो धूल है जो गाड़ियों के चलने से हवा में घुल जाती है और प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती है। लेकिन ये योजना अचानक से क्यों शुरू हुई? इसका कोई खास कारण था? इसका जो ट्रिगर था वो था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM द्वारा जताई गई चिंता। अच्छा। CAQM एक वैधानिक निकाय है जो NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए काम करता है। जब उन्होंने इस समस्या को उठाया तो MCD ने ये कार्रवाई की। यह दिखाता है कि कैसे विभिन्न सरकारी निकाय एक दूसरे के साथ समन्वय करके काम करते हैं। ये इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे आप अपने उत्तरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये धूल जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, प्रदूषण में कितना बड़ा योगदान देती है? ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल PM2.5 और PM10 का एक बड़ा स्रोत है। अच्छा। ये वही महीन कण है जो हमारे फेफड़ों में गहरे तक चले जाते हैं और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। MCD के अधिकार क्षेत्र में 60 फीट या उससे कम चौड़ी सड़कें आती हैं, जो दिल्ली में लगभग 12,700 किलोमीटर का एक विशाल नेटवर्क है। तो काफी बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा। इस योजना में उन छोटी गलियों और सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी
जिनसे ज्यादा धूल पैदा होती है। तो हम इसे एक अकेली कार्रवाई के तौर पर न देखें बल्कि एक बड़े फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में देखें, जैसे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर लागू होता है। बिल्कुल, इस कदम को हम GRAP जैसे बड़े ढांचे के एक हिस्से के रूप में देख सकते हैं। GRAP में प्रदूषण के स्तर के हिसाब से कई तरह के उपाय किए जाते हैं और धूल को नियंत्रित करना उसका एक अहम हिस्सा है। मेंस में शहरी प्रदूषण पर पूछे गए सवालों में आप इस MCD पहल को एक ठोस उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिखाता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत होती है। बिल्कुल, जिसमें बड़ी नीतियों के साथ साथ ऐसे जमीनी स्तर के हस्तक्षेप भी शामिल हों। ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ EVs जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी की वैश्विक संसाधन समस्या, हाँ, और दूसरी तरफ धूल जैसी एक बुनियादी समस्या का इतना सरल जमीनी समाधान। यही तो शासन यानी गवर्नेंस का सार है। बड़ी तस्वीर और जमीनी हकीकत दोनों के बीच संतुलन बनाना। तो हमने वैश्विक संसाधन की कमी देखी, स्थानीय प्रदूषण का समाधान देखा। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के पहिए फिर से कैसे घूम रहे हैं। महामारी ने पर्यटन उद्योग को लगभग ठप कर दिया था, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वे एक नई उम्मीद जगाते हैं। हाँ, ये आंकड़े सिर्फ यात्रा पत्रिकाओं के लिए नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है। UPSC GS3 के लिहाज से ये सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ, इकोनॉमिक रिकवरी, विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जादुई आंकड़ा क्या है? हमारे सूत्रों के अनुसार पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.52 बिलियन तक पहुंच गए, और ये आंकड़ा 2024 के 1.4 बिलियन से 4% ज्यादा है। यह न सिर्फ महामारी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी है। एक नया रिकॉर्ड। जी, यह वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास और गतिशीलता की वापसी को दर्शाता है। लोग फिर से यात्रा करने और खर्च करने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये सुधार सिर्फ कुछ अमीर देशों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में अफ्रीका का जिक्र है, जहां पर्यटकों की संख्या में 8% की वृद्धि देखी गई, जो 81 मिलियन तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि यह एक वैश्विक प्रवृत्ति है। ये वैश्विक प्रवृत्ति भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। हालांकि स्रोत में भारत के विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इस वैश्विक रिवाइवल को हमें भारतीय संदर्भ में समझना होगा। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। बिल्कुल। होटल उद्योग से लेकर स्थानीय गाइड, कारीगरों और ट्रांसपोर्टरों तक। और इस मौके को भुनाने के लिए हम कितने तैयार हैं? हमारे पास देखो अपना देश जैसी पहल तो हैं जो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, पर क्या इतना काफी है? देखो, अपना देश एक शानदार पहल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें एक अच्छा अनुभव देने के लिए हमें कुछ चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। सही बात है, कई खूबसूरत जगहों तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। दूसरी चुनौती है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुशल लोगों की कमी। हमें विश्व स्तरीय गाइड, होटल कर्मचारी और मैनेजर तैयार करने होंगे। और एक और पहलू है सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म। ऐसा ना हो कि हम पर्यटकों की भीड़ में अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को ही नुकसान पहुंचा दें। बहुत सही मुद्दा उठाया। हमें इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, जो कम भीड़ के साथ ज्यादा राजस्व पैदा करते हैं। आप इस डेटा को अपने मेंस के उत्तरों में यह दिखाने के लिए उद्धृत कर सकते हैं कि भारत की आर्थिक विकास की कहानी में सेवा क्षेत्र की कितनी विशाल क्षमता है। वैश्विक स्तर पर मिल रहा ये सहारा हमारे घरेलू प्रयासों को एक महत्वपूर्ण गति दे सकता है। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में देखें तो पहली बात, हरित भविष्य की राह सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि तांबे जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के भू-राजनीतिक प्रबंधन से होकर गुजरती है। दूसरी बात, प्रदूषण जैसी जटिल समस्या से लड़ने के लिए सड़कों की मरम्मत जैसे जमीनी उपायों की भी उतनी ही जरूरत है जितनी बड़ी नीतियों की। एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। और तीसरी, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मजबूत वापसी वैश्विक अर्थव्यवस्था में लौटते विश्वास को दर्शाती है, जो भारत जैसे देशों के लिए रोजगार और विकास का एक बड़ा अवसर है। बिल्कुल। आज हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं।
ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ भविष्य के लिहाज से रोमांचक है, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जनरल स्टडीज पेपर 3 का एक कोर टॉपिक है ये। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। हाँ, हम बात करेंगे कि कैसे अंतरिक्ष तक पहुंचना यानी स्पेस एक्सेस अब एक यूज एंड थ्रो मॉडल से बदलकर एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बन रहा है। और इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस वैश्विक दौर में हमारा ISRO यानी भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में जाने के लिए आप एक टैक्सी बुक कर सकते हैं। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन हम धीरे धीरे इसी हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। सही कहा। ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना। ओके। मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट और सुलभ बनाना। अब तक क्या होता था पिछले 60 सालों से कि रॉकेट एक डिस्पोजेबल चीज की तरह थे। एक बार इस्तेमाल करो और फेंको। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लॉन्च किया जाता था और उनके सबसे महंगे हिस्से, जैसे उनके इंजन और फ्यूल टैंक, वो काम पूरा होते ही समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते थे, मतलब पूरी तरह से बर्बाद। हाँ, पूरी तरह से। ये बेहद खर्चीला और इनएफिशिएंट मॉडल था। इसे ऐसे समझते हैं ना, अगर हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई जाने का टिकट मान लीजिए 20 लाख रुपए का होता और हर यात्रा के बाद उस पूरे हवाई जहाज को फेंकना पड़ता, तो हवाई यात्रा कैसी होती? कोई करता ही नहीं। खत्म होता था। बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसी बर्बादी को स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों ने एक क्रांति में बदल दिया है। अच्छा। वे रॉकेट के सबसे महत्वपूर्ण और महंगे हिस्से यानी फर्स्ट स्टेज को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस उतारकर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। जी, यही ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है और इसने अंतरिक्ष में पेलोड यानी सैटेलाइट भेजने की लागत को कॉस्ट पर किलोग्राम आप मानिए 5 से 20 गुना तक कम कर दिया है। 5 से 20 गुना? हाँ, ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, इसने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए हैं। तो ये सिर्फ लागत कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि लॉन्च की संख्या, जिसे लॉन्च केडेंस कहते हैं, बिल्कुल, उसे बढ़ाने के बारे में भी है। बिल्कुल। अगर एक रॉकेट को महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में फिर से लॉन्च किया जा सके, तो ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। इस क्रांति के पीछे की मुख्य तकनीक क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट। हमारे सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने फर्स्ट स्टेज को 520 से भी ज्यादा बार सफलतापूर्वक रिकवर किया है। 520 बार? दैट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर। इट इज। और वे इसे 2 मुख्य तकनीकों से करते हैं। पहला है रेट्रोप्रोनोदन या रेट्रोप्रोपल्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नीचे आते हुए रॉकेट के इंजनों को उल्टी दिशा में दागकर उसे धीमा करना। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। अच्छा, ओके। और दूसरा है वायु गतिकीय खिंचाव यानी एरोडायनेमिक ड्रैग का इस्तेमाल। जब रॉकेट वापस वायुमंडल में आता है तो हवा का घर्षण उसे नेचुरली धीमा कर देता है। वे इस ड्रैग को नियंत्रित करने के लिए छोटे पंखों, जिन्हें ग्रिड फिन्स कहते हैं, उनका उपयोग करते हैं और फिर उसे लैंड करा देते हैं। हाँ, और रॉकेट को सीधे जमीन पर या समुद्र में एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म, जिसे बार्ज कहते हैं, पर उतार देते हैं। सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। सोचिए एक पेंसिल को तूफान में एक छोटे से डिब्बे पर सीधा खड़ा करने की कोशिश करना। ये वाकई हैरान करने वाला है। और जैसा कि हमारे सूत्रों में बताया गया है, ये सिर्फ स्पेसएक्स की कहानी नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। What's fascinating here is कि ये अब एक वैश्विक प्रवृत्ति बन चुकी है, अ ग्लोबल ट्रेंड। अच्छा। हाँ, अमेरिका की ब्लू ओरिजिन, जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं, और चीन की लैंडस्पेस जैसी कंपनियां भी इस तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रही हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए, कि 2030 तक अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य $1 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है। $1 ट्रिलियन? जी। तो ये सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि एक बड़ा भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलाव है। अ मेजर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट। मतलब जिस देश के पास सस्ता और भरोसेमंद स्पेस एक्सेस होगा, वही भविष्य की स्पेस इकोनॉमी पर राज करेगा। एग्जैक्टली। ये सब सुनने में तो बहुत रेवोल्यूशनरी लगता है कि बस रॉकेट को वापस ले आओ, पर इसके पीछे जो फिजिक्स है वो दशकों से इंजीनियरों के लिए एक बुरे सपने की तरह रही है। सही कहा। और ये सब कुछ वजन यानी वेट के बारे में है। एग्जैक्टली। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है सोलकोव्स्की रॉकेट समीकरण।
अत्स्योल्कोव्स्की रॉकेट इक्वेशन। यूपीएससी मेंस में इसका जिक्र करना तो जरूरी हो जाता है। बहुत। ये समीकरण आसान शब्दों में बताता है कि एक रॉकेट कितनी तेजी से जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना ईंधन जलाता है और उसका कुल वजन कितना है। लेकिन इसमें एक जाल है, एक ट्रैप है ना? हाँ, और इसे टिरनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन भी कहते हैं। टिरनी मतलब तानाशाही। हाँ, मतलब अधिक गति या अधिक पेलोड ले जाने के लिए आपको अधिक ईंधन चाहिए। सीधी सी बात है। लेकिन ईंधन खुद बहुत भारी होता है, तो आपको सिर्फ शुरुआती ईंधन को उठाने के लिए और भी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। ये तो एक दुष्चक्र, अ विशिष्ट साइकिल बन गया। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि एक रॉकेट के कुल द्रव्यमान का 90% से अधिक हिस्सा सिर्फ प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट और उसके टैंक का होता है। 90% से ज्यादा? हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि आप एक बहुत लंबी यात्रा के लिए कार पैक कर रही हैं। ठीक है। लेकिन आपकी कार का 90% हिस्सा सिर्फ पेट्रोल की टंकी और पेट्रोल से भरा है। तो सामान रखने के लिए तो जगह ही नहीं बची। बस एक छोटा सा कोना बचा है जिसमें आपका सैटेलाइट फिट होना है। रॉकेट इंजीनियरों की यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो दशकों से इंजीनियरों ने इस जाल को कैसे हल किया? इसका पारंपरिक समाधान रहा है स्टेजिंग। स्टेजिंग? हाँ, ये परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि रॉकेट कई अलग अलग हिस्सों या चरणों यानी स्टेजेस में बटा होता है। जैसे ही एक चरण का ईंधन खत्म होता है, उस पूरे चरण को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, ताकि कुल वजन कम हो सके। हाँ, ताकि कुल वजन कम हो और बाकी रॉकेट और तेजी से आगे बढ़ सके। हमारे अपने PSLV और LVM-3 इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और यही वजह है कि हमें PSLV और LVM-3 जैसे रॉकेट में बड़े-बड़े स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स दिखाई देते हैं। जी, वो सब शुरुआती वजन को उठाने के लिए लगाए गए अतिरिक्त ईंधन के चरण ही तो हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये महंगे चरण, अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, बस समुंदर में फेंक दिए जाते थे। ये एक अविश्वसनीय बर्बादी है और इसी बर्बादी को रीयूजेबिलिटी खत्म करती है। इतिहास में स्पेस शटल प्रोग्राम के जरिए भी तो एक कोशिश हुई थी। हाँ, एक कोशिश हुई थी। शटल का ऑर्बिटर, जो हवाई जहाज जैसा दिखता था, वो तो वापस आ जाता था, लेकिन उसके बड़े बाहरी ईंधन टैंक को फेंक दिया जाता था। और उसके बूस्टर्स? और सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को समुद्र से निकालकर दोबारा तैयार करने में इतना खर्च और समय लगता था कि वो किफायती साबित नहीं हुआ। फैल्कन 9 जैसी आधुनिक प्रणालियों ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित और तेज बनाकर इसे इकोनॉमिक बना दिया है। तो इस सारी बर्बादी और वैश्विक दौड़ को देखते हुए सवाल उठता है कि हमारा ISRO इस रीयूजेबल रॉकेट की दौड़ में कहाँ है? हम इस समस्या को कैसे सुलझा रहे हैं? ISRO इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, और वो भी एक दो तरफा रणनीति, टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच के साथ। दो तरफा, ये दिलचस्प है। हाँ, पहला दृष्टिकोण है RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। यह एक पंखों वाला अंतरिक्ष यान है जो देखने में एक मिनी स्पेस शटल जैसा लगता है। अच्छा। इसे एक पारंपरिक रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाता है, ये अंतरिक्ष में अपना काम पूरा करता है और फिर एक हवाई जहाज की तरह वापस आकर एक रनवे पर ऑटोनोमसली यानी अपने आप लैंड करता है। और ISRO ने हाल ही में RLV LEX यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। जी बिल्कुल। क्या आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था? जरूर। RLV LX-02 मिशन में ISRO ने इस पंखों वाले यान को एक चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा। ओके। वहां से यान ने पूरी तरह से अपने आप, बिना किसी इंसानी दखल के, ग्लाइड करते हुए रनवे पर एक सटीक लैंडिंग की। वाह! इसने साबित किया कि ISRO के पास इस तरह के वाहन को नियंत्रित करने और उतारने की तकनीक मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ISRO का ये जो विंग्ड व्हीकल वाला तरीका है, वो SpaceX के वर्टिकल लैंडिंग वाले तरीके से कितना अलग है? इसके अपने क्या फायदे और नुकसान हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पंखों वाला डिजाइन यानी विंग्ड बॉडी बेहतर क्रॉस रेंज क्षमता देता है। क्रॉस रेंज क्षमता? इसका मतलब है कि अगर मुख्य लैंडिंग साइट पर मौसम खराब है, तो ये ग्लाइड करके किसी और आसपास के रनवे पर भी उतर सकता है। अच्छा, ये तो एक बड़ा फायदा है। हाँ, लेकिन ये वायुगतिकीय रूप से अधिक जटिल, एरोडायनेमिकली मोर कॉम्प्लेक्स होता है और इसका वजन भी ज्यादा होता है। वहीं SpaceX का वर्टिकल लैंडिंग तरीका ज्यादा सीधा और तेज है, लेकिन उसे एक बहुत ही सटीक पिन पॉइंट लैंडिंग की जरूरत होती है, जो अपने आप में एक चुनौती है। और ISRO का दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका स्पेसएक्स जैसा ही है। अच्छा, तो हम वो भी कर रहे हैं। जी, इसमें रॉकेट के पहले चरण को रेट्रो प्रणोदन और वायुगतिकीय ड्रैग का उपयोग करके समुद्र में एक बजरे पर या जमीन पर लंबवत रूप से उतारना शामिल है। इसरो इस तकनीक के लिए भी जरूरी प्रणालियों पर काम कर रहा है। लेकिन एक साथ दो अलग-अलग और इतनी जटिल तकनीकों पर काम करना, क्या ये ISRO के संसाधनों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर देगा? ये एक जायज चिंता है। मेरा मतलब, क्या किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर नहीं होता? देखिए, संसाधनों का प्रबंधन हमेशा एक चुनौती होता है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ऐसा करके इसरो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख रहा है। ओके। ये भारत को अलग अलग तरह की रीयूजेबिलिटी तकनीकों में महारत हासिल करने का मौका देता है। हो सकता है कि भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों जैसे गगनयान के लिए विंग्ड RLV बेहतर साबित हो, जबकि सैटेलाइट लॉन्च के लिए वर्टिकल लैंडिंग वाला रॉकेट ज्यादा किफायती हो। तो ये एक दूरदर्शी रणनीति है। तो भारत के भविष्य के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो $1 ट्रिलियन के वाणिज्यिक लॉन्च बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारत को अपनी लॉन्च लागत को नाटकीय रूप से कम करना होगा। बिल्कुल। हमारे सूत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भविष्य के किसी भी लॉन्च वाहन के लिए पुनः प्रयोज्यता एक गैर प्रकर्मणीय डिजाइन चालक है, अ नॉन नेगोशिएबल डिजाइन ड्राइवर। नॉन नेगोशिएबल डिजाइन ड्राइवर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भी रॉकेट बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल की क्षमता एक बुनियादी शर्त होगी, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। हाँ, इट्स नॉट ऑप्शनल एनीमोर। ये अनिवार्य होगा, और ये हमारे सैटेलाइट कार्यक्रमों, अंतरिक्ष अन्वेषण और गगनयान जैसे मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अंतरिक्ष तक किफायती पहुंच, कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस, भारत की रणनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की कुंजी है। बिल्कुल सही। तो आज की चर्चा का सार ये है, अंतरिक्ष उद्योग एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, डिस्पोजेबल से ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की ओर। इसके पीछे का विज्ञान यानी त्सुल्कोव्स्की समीकरण हमें बताता है कि ये एक बड़ी चुनौती क्यों है। सही है। और हमारा ISRO इस दौड़ में बने रहने के लिए एक नहीं बल्कि 2 स्वदेशी तकनीकों पर काम करके एक बहुत ही समझदारी भरी रणनीति अपना रहा है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। जी। हमारी स्रोत सामग्री में सामग्री की थकान यानी मटेरियल फटीग के कारण रीयूजेबिलिटी की सीमाओं का भी उल्लेख है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रॉकेट स्टेज को बार बार लॉन्च के चरम तापमान और दबाव से गुजारने पर उसके धातु के ढांचे में छोटे छोटे फ्रैक्चर आ सकते हैं। ओके। तो जैसे जैसे हम अधिक लगातार और सस्ते लॉन्च के लिए जोर देंगे, अगली बड़ी चुनौती सिर्फ पुनः प्रयोज्य रॉकेट बनाने की नहीं होगी, बल्कि ऐसी उन्नत सामग्री, एडवांस मटेरियल्स और निरीक्षण प्रौद्योगिकियों, इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज का निर्माण करने की होगी जो इन चरम स्थितियों का बार बार सामना कर सके। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत का पदार्थ विज्ञान अनुसंधान और मटेरियल साइंस रिसर्च इस अगले मोर्चे पर कैसे योगदान देगा। जी, आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अपने फीडबैक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इस विषय पर विस्तृत PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जी, जय हिंद। जय हिंद।